आदाब। मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट, प्रेसिडेंट मुस्लिम शहर फाउंडेशन और शाहजहानी दिल्ली RWA आपसे मुखातिब हूँ। आपको जैसा कि पोस्टरों से दीवारों में लगे हुए जो आपको पूरे फसीलबंद शहर में नज़र आ रहे हैं, जो बीजेपी वालों ने लगाए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, या अखबारों में जो आपने सुर्खियाँ देखी होंगी कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी को डूसुक डिपार्टमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसने दिल्ली स्टेट हज कमेटी को एक नोटिस दिया है कि आप हज मंजिल में दिल्ली स्टेट हज कमेटी का जो ऑफिस है उसे 10 दिन के अंदर खाली कर दीजिए, क्योंकि आपने लाइसेंस फी या लीज रेंट जो है आपने नहीं दिया है। अब मैं आपको देखूं कि डूसुक को इतनी क्या जल्दी पड़ी कि हज सीजन जब शुरू हो रहा है कि हज सीजन के बीच में उसने ये नोटिस दे दिया 10 दिन खाली कराने का। डूसुक की अपनी इतनी प्रॉपर्टीज है पुरानी दिल्ली में और दूसरी दीगर जगहों पे जहाँ पे नाजायज काबजीन बैठे हैं, जो ना डूसुक को किराया देते हैं बल्कि वो प्रॉपर्टियां बेच के जा रहे हैं, और वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन गई हैं और बिल्डरों ने वो फ्लैट बेच के चले गए। डूसुक ने उनकी सूद नहीं ली। डूसुक की अपनी प्रॉपर्टियां पुरानी दिल्ली में बहुत सारे कटरे हैं, बहुत सारे पुराने मकानात हैं जो खंडर होते जा रहे हैं। डूसुक उसकी मरम्मत नहीं करा था, लेकिन डूसुक को एक हज मंजिल में दिल्ली स्टेट हज कमेटी का ऑफिस ही नजर आ रहा है, जहां से उसको किराया वसूल करना है, और किराया वसूल ना हो तो वो उसे नोटिस दे देगा। ये डूसुक के उस अफसर की बहुत बड़ी साजिश है, और इसके अंदर या तो आप समझिए कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ हो सकता है, इसके पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है। तो ये तो एक अलग विषय है, हम पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है या बीजेपी का हाथ है। हमें एक हज कमेटी हमें मिली है, एक सरकारी इदारा है जो कि हज कमेटी एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल लेजिस्लेशन है, पार्लियामेंट से पास हुआ हुआ है, उसके तहत हज कमेटी कायम हुई है। कोई मुसलमानों ने अपनी मर्जी से कायम नहीं करी है। पार्लियामेंट का एक कानून बना, उसके बाद ही हज कमेटी कानून बनी। उसके बाद दिल्ली स्टेट हज कमेटी जो बनी तो उसका रख रखाव, उसकी जिम्मेदारी, स्टाफ का पूरा जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट को उठाना था। तो दिल्ली गवर्नमेंट अगर ये डूसुक डिपार्टमेंट से नोटिस दिलवा रही है तो वो भी गलत है, और अगर नोटिस आया है तो और डूसुक के लिए दिल्ली गवर्नमेंट उसके ऊपर कार्रवाई करे कि इस तरह का हज सीजन के बीच में नोटिस क्यों दे दिया है उन्होंने। अब इसका एक पस मंजर समझ लीजिए कि हज कमेटी पहले यहाँ पे नहीं थी। हज कमेटी पहले कोटला रोड पे, जहाँ पे बाल भवन के सामने हिंदी भवन है, और जिस कोठी की जगह पे आज का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ऑफिस बन रहा है, वहाँ पे से हज कमेटी ऑपरेट होती थी। 83-84 से हज परवाजें दिल्ली से जानी शुरू हो गई, तो दिल्ली में और ज़्यादा हज कमेटी के ऑफिस की ज़रूरत महसूस होने लगी, क्योंकि हाजियों का कैंप भी लगता था। दीगर रियासतों से यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सारे हाजी दिल्ली आते थे और यहाँ से फ्लाइट्स लेते थे। दिल्ली सबसे बड़ा एम्बार्केशन पॉइंट है हाजियों का दिल्ली से। इससे पहले फ्लाइट्स जो है सिर्फ बॉम्बे से जाती थी, और पानी के जहाज़ भी बॉम्बे से जाते थे। बाद में एम्बार्केशन पॉइंट और बढ़ते चले गए। तो हज कोटला रोड पे जो हज कमेटी का ऑफिस था, वहाँ पे हाजियों का ट्रांजिट कैंप लगा करता था टेम्परेरी, और उस जमाने में ताजदार बाबर दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरमैन थी। उसके बाद वहाँ से ऑफिस शिफ्ट हुआ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, एक कोठी के अंदर ही, और वहाँ से शिफ्ट हुआ। लेकिन वहाँ पे हाजियों को ठहराने की जगह नहीं हुआ करती थी, तो बच्चों का घर जो दरियागंज में है वहाँ पे हाजियों का कैंप लगा करता था, हाजी यहाँ पे रुका करते थे। उस जमाने में शमीम अहमद सिद्दीकी साहब जो हज कमेटी के चेयरमैन बने, उनके HKL भगत साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सेंटर में भी, MCD में भी कांग्रेस थी, और आपके ये दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करती थी, उसमें भी कांग्रेस की हुकूमत थी। तो सब जगह कांग्रेस ही थी। तो भगत जी से शमीम साहब ने कह के हाजियों के लिए एक हज मंजिल बनाने के लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी का जहाँ ऑफिस भी हो और हाजी वहाँ आराम से रुक सके ट्रांजिट के दौरान, तो भगत जी ने DDA से बात करके यहाँ पे जहाँ हज मंजिल अब मौजूदा तौर पे वाक़ है, यहाँ पे एक रैन बसेरा हुआ करता था। उस रैन बसेरे की जगह पे उन्होंने ये 4 मंजिल बिल्डिंग बनाई, और इसका नाम उन्होंने दिया हज मंजिल। मुसलमान ये खुश हो रहे थे कि कांग्रेस ने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया। अब ये देखिए, मुसलमानों के जज्बात से हर कोई पार्टी खेला करती है। कांग्रेस ने उस जमाने में मुसलमानों के साथ खेला कि जैसे उसका नाम हज मंजिल दे दिया कि जैसे पूरी की पूरी बिल्डिंग दिल्ली स्टेट हज कमेटी के लिए बना दी गई हो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। इसको जो है ये स्लम डिपार्टमेंट के अंडर में थी, जो DDA का स्लम एंड जेजे विंग होता था उसके अंडर में थी। उन्होंने सिर्फ इसकी 2 मंजिलें, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर दी हज कमेटी के लिए, वो भी उन्होंने लीज पर दी। लीज तो ठीक है, बहुत मुनासिब रेट था, 24/3/1995 को लीज हुई, जिसमें ₹5 पर स्क्वायर फीट इन्होंने एक मुनासिब रेट रखा, और माहाना किराया था ₹11,625।
तो इसकी देने की जिम्मेदारी किसकी हुई? दिल्ली स्टेट हज कमेटी की। जब लीज रेंट तय हुआ तो लीज एग्रीमेंट हुआ होगा, उसमें दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने जाहिर सी बात है एग्रीमेंट किया होगा स्लम डिपार्टमेंट से, डीडीए के। जो स्लम डिपार्टमेंट का बता दूं, ये स्लम डिपार्टमेंट उस टाइम डीडीए के अंडर में होता था, बाद में ये एमसीडी स्लम में आ गया, और एमसीडी स्लम के बाद अब ये डूसिब आ गया, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का एक इदारा है। तो ये 11,625 रुपये किराया देते रहे होंगे, क्योंकि जो इन्होंने नोटिस देने शुरू करे, वो नोटिस इन्होंने किराया ना देने के शुरू करे 31/8/2016 से। 31/8/2016 के बाद 2/12/16 को एक नोटिस और आया, उसके 6/2/2017 को नोटिस आया, फिर 16/10/2017 को नोटिस आया, उसके बाद 22/7/2022 को भी नोटिस आया। ये सब डिमांड नोटिस थे, कोई टर्मिनेशन ऑफ लीज का नोटिस नहीं था, सिर्फ उन्होंने कहा कि आपका तरफ इतना किराया बकाया है, आप वो दे दीजिए। तो ये जिम्मेदारी थी उस जमाने के दिल्ली स्टेट हज कमेटी के जो चेयरमैन थे। चेयरमैन बता दूं कि ज़्यादातर चेयरमैन इसमें सारे जो है आम आदमी पार्टी के रहे, चाहे आसिम अहमद खान रहे हो, उसके बाद हाजी इशराक खान जो सीलमपुर के एमएलए थे वो, उसके बाद एक मुख्तार साहब आए थोड़े अरसे के लिए। तो ये सारे जितने चेयरमैन हुए 16 से लेकर 22 के बीच के अरसे में, ये सारे कांग्रेस आम आदमी पार्टी के रहे। तो चेयरमैन तो आते जाते रहते हैं, जिम्मेदार कौन है असली इसको इम्प्लीमेंट करने का, या जो भी लीगल कंप्लायंस हो किसी प्रॉपर्टी को लेके, वो होता है यहाँ के स्टाफ में हेड करता है सीईओ एक दानिक्स ऑफिसर होता है, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज, जो आईएएस से नीचे वाली रैंक होते हैं उन्हें दानिक्स ऑफिसर कहते हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अफसर होते हैं। ये सब एसडीएम रैंक या एडीएम रैंक के अफसर होते हैं, बड़े अफसर होते हैं। तो इनको कानून की पूरी नॉलेज होती है, उससे छोटे असिस्टेंट सीईओ या दीगर स्टाफ है, इनको एक करना चाहिए था कि किराया जो है बर वक्त अदा करते रहते हैं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है ग्रांट देती है ऑफिस के रख रखाव के लिए, स्टाफ की तनख्वाह वगैरह के लिए, तो उसमें से इनको किराया देना चाहिए था। अब किराया तो इन्होंने दिया नहीं, लेकिन नोटिस क्या आया है? नोटिस आया है 1,31,52,758 रुपये का। अब इतना अमाउंट कैसे हो गया, ये हज कमेटी को भी इनसे पूछना चाहिए, और हम भी अपने तौर पे पूछेंगे। मैंने भी एक लेटर भेज दिया है डूसुब के डायरेक्टर को कि आपने जो 1,31,52,000 रुपये की फिगर दी है, आपने अपने कैंसिलेशन नोटिस जो दिया है इन्होंने 23/3/2023 को, जिसमें कहा गया है कि हज कमेटी 10 दिन के अंदर खाली कर दीजिए, उसमें इन्होंने वजाहत नहीं करी कि इसमें प्रिंसिपल रेंट अमाउंट कितना है और इसमें इंटरेस्ट या डैमेजेस चार्जेस कितने इन्होंने लिए हैं, जो 1,31,00,000 की फिगर हो जाती है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये फिगर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप लगाएं कि 1995 में ये प्रॉपर्टी लीज पे दी गई थी, तो एक साल का किराया बनता है 11,625 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1,39,500 रुपये। अब उसको अगर आप 28 साल लगा लें 1995 से लेके 2023 तक, तो 28 साल होते हैं, तो 28 साल का रेंट बनता है 39,06,000 रुपये। तो ऐसा तो नहीं है कि हज कमेटी ने कुछ नहीं दिया होगा, इन्होंने जब डिमांड करनी शुरू करी है 2016 से, तो इसका मतलब इससे पहले का रेंट जाता रहा होगा। 95 से इन्होंने नोटिस कोई नहीं दिया, 2016 में इन्होंने पहला नोटिस दिया है, तो रेंट जाता रहा होगा। तो 39 लाख खाली रेंट अमाउंट है, तो ये 1,31,00,000 रुपये कहाँ से आ गए? ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए इन्होंने डैमेजेस लगा दी है, या इंटरेस्ट लगा दिया है, या पेनल्टी लगा दी है। इस चीज़ को देखना चाहिए। तो मैंने इसके लिए इनको लेटर दे दिया, इसकी वजाहत मैंने इनसे चाहिए है डायरेक्टर जो है डूसुब के, कि आप हमें बताएं कि किस तरीके से आपने ये रेंट की जो है कैलकुलेशन करी है। अब यह इनका जवाब आता है तो देखते हैं। बाकी रेंट तो देखिए आपको दिल्ली गवर्नमेंट को देना है या दिल्ली स्टेट हज कमेटी को देना है। रेंट कोई आम आदमी तो दे नहीं सकता कि कौम के लोग खड़े हो जाएं और जाके दे दें। कौम को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं किराया दे देंगे हज कमेटी के लिए, लेकिन ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना, इसलिए कोई इंडिविजुअल तो इसमें कैसा दे नहीं सकता, ना किराया दे सकता। तो ये तो हज कमेटी का काम है, और ये गफलत अगर हुई है तो मेरे हिसाब से दिल्ली स्टेट हज कमेटी के लेवल पे ये गफलत हुई है। बाकी नोटिस देना इस तरीके का, एक फिलहाल जब हज सीज़न चल रहा है तो एक और डिमांड नोटिस दे देते, और हज सीज़न के बाद अगर कोई कार्रवाई करनी होती वो कर लेते, या इनको बुला के एक मीटिंग कर लेते, क्योंकि दोनों इदारे दिल्ली गवर्नमेंट के हैं। बाकी यह है कि किराया तो देना पड़ेगा। मैं आपको मिसाल दे दूं कि अभी सिविक सेंटर जो बना है नया वाला, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, इसमें बहुत बड़ा स्पेस है जो कि एमसीडी ने आगे किराए पे देना था, क्योंकि एमसीडी की भी कोई आमदनी का जरिया बीच में नया बनाना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा इस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे, तो एक पूरी जो इनके विंग है पूरा, वो उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लीज पर दे दिया है, जिससे उनकी बहुत अच्छी करोड़ों रुपए की किराए की आमदनी हो रही है।
तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी ऐसे किराया देना बंद कर दें तो फिर एमसीडी वाले अगर उनको नोटिस देंगे तो कोई गलत तो नहीं करेंगे। हमारा भी कोई अपना मकान होता है ज़ाती, अगर किराएदार हमें किराया ना दे तो हम उसको नोटिस ही देते हैं ना, किराया दो हमको, नहीं तो हमारी प्रॉपर्टी खाली करो। तो डूसूब अपनी तरफ से गलत नहीं है। हाँ, टाइमिंग को आप कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स, रिलीजियस जो जज्बात जुड़े हुए हैं हज मंजिल से और हज सीज़न शुरू हो रहा है, तो थोड़े टाइमिंग में गलती हो गई है। और बाकी मुझे हिसाब से ये कैलकुलेशन जो है 1,31,00,000 वाली, ये भी गलत है। और इसमें अगर ये पेनल्टी और इंटरेस्ट लगाया गया है तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये आपस में जो ऐसे वेव ऑफ भी हो सकता है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट जो रेंट का है 39 लाख रुपये, उसमें से जितना हज कमेटी ने पे कर दिया है डूसिप वाले उतना ही ले लें और बाकी जो है इस मामले को ख़त्म किया जाए। तो लेकिन अब यह है कि इस मामले को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सियासत चल रही है बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की, तो इसकी वजह से हाजियों को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए इसको केजरीवाल जी को और एलजी साहब को, इन दोनों को अपने आपसी मनमुटाव भिजा के हज यात्रा पे लोग एक जाते हैं, एक पवित्र काम के लिए जा रहे हैं, पवित्र स्थान पे जा रहे हैं, तो किसी तरह की इसमें कोई रुकनंदाजी ना हो, कोई रुकावट ना पैदा हो और ये हज सीज़न जो है सुकून से निकल जाए। उसके बाद बैठ के इस मामले को जैसे भी है ये निपटा ले और इसका जो भी रेंट बनता है प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे मैंने कहा 39,06,000 रुपये, उतना दे दे। शुक्रिया।